सरकारें आखिर बनती कैसे हैं और उन्हें हम पर राज करने का हक देता कौन है? हमारी अपनी आज़ादी, उसकी सीमा क्या है? ये कुछ बहुत बड़े सवाल हैं, है ना? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। और पता है कहाँ से? भारत के एक बहुत ही डीप यूनिवर्सिटी लेक्चर के निचोड़ से। तो चलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी के इस क्रैश कोर्स में गोता लगाते हैं। असल में ये वही सवाल हैं जिनसे सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स जूझते आए हैं कि भाई पावर का असली सोर्स क्या है, समाज में एक स्टेट, एक सरकार का असली काम क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, एक इंसान होने के नाते हमारी आज़ादी शुरू कहाँ होती है और ख़त्म कहाँ। जैसा कि हमने कहा, इन सभी सवालों के जवाब उस लेक्चर में हैं। तो चलिए और इंतजार नहीं करते, सीधे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। तो पहला सवाल, सत्ता आती कहाँ से है? मतलब एक सरकार को हम पर शासन करने का अधिकार मिलता कहाँ से है? इसका एक बहुत ही मजबूत जवाब मिलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का सौदा है, एक समझौता। हम सब अपनी थोड़ी थोड़ी आज़ादी छोड़ते हैं ताकि हमें एक व्यवस्थित और सुरक्षित समाज मिल सके जहां कोई जंगल राज न हो। लेकिन इस समझौते की शर्तें क्या होंगी? यहीं से मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस पर हर थिंकर की अपनी अलग सोच थी। तो मोटे तौर पर हमारे सामने तीन अलग अलग नजरिए हैं। पहले हैं थॉमस हॉब्स, जो कह सकते हैं कि थोड़े पेसिमिस्टिक थे। उनका मानना था कि इंसान को कंट्रोल में रखने के लिए, अराजकता से बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत, कड़क शासक की जरूरत है। फिर आते हैं जॉन लॉक, जो काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने कहा, नहीं, सरकार का काम है हमारे अधिकारों की रक्षा करना, हमारे जीवन, हमारी आज़ादी और हमारी संपत्ति की। और फिर हैं रूसो, जिनका आइडिया थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने कहा कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम सब मिलकर एक जनरल विल, यानी सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो मान लिया कि स्टेट बन गया, सरकार आ गई, पर अब सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है? क्या ये हमारी भलाई के लिए है या हमें दबाने के लिए? बस इसी सवाल पर आकर दो बड़ी विचारधाराएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। और ये मतभेद देखिए कितना गहरा है। एक तरफ है मार्क्सिस्ट सोच, जो कहती है कि स्टेट या सरकार हमेशा से अमीरों का एक औजार रहा है, एक टूल जिससे वो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। ये पूरा सिस्टम क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष से ही पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ है आइडियलिस्ट सोच, जो सरकार को एक नैतिक संस्था मानती है, मतलब एक ऐसी पॉजिटिव ताकत जो हमें सिर्फ कंट्रोल नहीं करती बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करती है। और इस आइडियलिस्ट परंपरा में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, प्लेटो और अरस्तु जैसे पुराने ग्रीक थिंकर्स से लेकर हेगेल जैसे मॉडर्न फिलोसोफर्स तक। इन सब का यही मानना था कि एक इंसान समाज और सरकार के बिना अधूरा है। उनके लिए सरकार कोई जरूरी बुराई नहीं थी, बल्कि इंसान के नैतिक विकास के लिए एक बहुत जरूरी, एक पॉजिटिव फोर्स थी। चलिए अब एक और भी ज्यादा जरूरी सवाल पर आते हैं। सरकार की ताकत कहां खत्म होनी चाहिए और एक आम इंसान की आजादी कहां से शुरू? ये एक बहुत ही महीन रेखा है और इसी में संतुलन बनाना पॉलिटिकल फिलॉसफी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। और इस बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी मशहूर किताब ऑन लिबर्टी में एक बहुत सीधी और साफ बात कही। उनका तर्क बहुत सिंपल था, जब तक हमारे किसी काम से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तब तक हमें पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए। सरकार को हमारे पर्सनल मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। अब ये सब सुनने में शायद किताबी बातें लग रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन आइडियाज़ का हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि भारत में ये फिलॉसफी कैसे प्रैक्टिस में आती है। और ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। जरा देखिए, भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में ही साफ साफ 5 तरह की आज़ादी की गारंटी देता है: सोचने की, बोलने की, विश्वास की, धर्म की और पूजा पाठ की। यहीं पर आकर फिलॉसफी कानून बन जाती है। ये विचार सीधे सीधे लॉक और मिल जैसे थिंकर्स से ही तो आए हैं। लेकिन बात सिर्फ कानून बनाने पर ही खत्म नहीं हुई। भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ कानूनी अधिकार दे देना काफी नहीं है। उनका वो मशहूर नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, असल में एक पुकार थी, एक आह्वान था कि लोग अपने हक को जानें और उसके लिए लड़ें। ये फिलॉसफी को सच में जमीन पर उतारने की बात थी। तो क्या ये जो सत्ता और आज़ादी के बीच की लड़ाई है, ये जो अलग अलग विचारधाराओं की जंग है, क्या वो अब खत्म हो चुकी है? एक बहुत ही मशहूर थियरी है जो कहती है, हाँ, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। चलिए जरा इस आइडिया को समझते हैं। ये थियरी फ्रांसिस फुकुयामा की है।
उनका कहना था कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और कम्युनिज्म हार गया तो उसके साथ ही बड़ी बड़ी विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म हो गई। अब वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी ही सरकार का आखिरी और सबसे बेहतर रूप है, इसके आगे कुछ नहीं। फुकुयामा का ये तर्क इस टाइमलाइन को देखकर और भी साफ हो जाता है। देखिए, उनकी बात ये थी कि लिबरलिज्म ने इतिहास में अपने सभी बड़े दुश्मनों को एक एक करके हराया है। मिडिल एजेस में धर्मतंत्र को चैलेंज किया, फिर 17वीं-18वीं सदी में राजशाही और सामंतवाद को क्रांतियों से खत्म किया, और आखिर में 1991 में अपने सबसे बड़े दुश्मन कम्युनिज्म को भी हरा दिया। फुकुयामा के हिसाब से बस गेम ओवर, यही था वैचारिक इतिहास का अंत। और बस यहीं पर आके हम आज की ये बातचीत रोकते हैं। फुकुयामा ने ये बात कही थी, लेकिन उसके दशकों बाद आज भी हम दुनिया में नई नई विचारधाराओं और नए तनावों को उभरते हुए देख रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या इतिहास सच में खत्म हो गया था या फिर उसने बस एक नया चैप्टर शुरू किया है? ये सवाल सोचने वाला है।